नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म आईएएस में। और आज हम आपके साथ स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यहाँ पूछा जा रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो है वो किस देश में होने वाले हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो है वो कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में होंगे। यानी कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका तीनों मिलकर संयुक्त रूप से फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेंगे। कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका तीनों मिलकर संयुक्त रूप से 2026 वाले फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडारण है? तो कोयले का सबसे अधिक भंडारण रखने वाला जो देश है वो यूएसए है। यानी सबसे अधिक यूएसए के पास कोयले का प्राकृतिक भंडार है। यानी यूएसए के पास सबसे अधिक कोयले के प्राकृतिक भंडार स्थित है। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मेडागास्कर महासागर में स्थित है। यानी मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? तो मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। अगले प्रश्न को देखा जाए तो अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की जो सबसे तेज मेमोरी है वो है रजिस्टर। यानी जो रजिस्टर मेमोरी है वो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। रजिस्टर मेमोरी जो है वो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। रजिस्टर मेमोरी के बाद कैशे मेमोरी का स्थान आता है? तो कंप्यूटर की जो सबसे तेज मेमोरी है वो रजिस्टर मेमोरी है। अगर दूसरे स्थान पर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है कि एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो जो एक समुद्री मील होता है वो 1852 मीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील जो है वो 1852 मीटर के बराबर होता है। कितना होता है एक समुद्री मील? तो एक समुद्री मील 1852 मीटर के बराबर होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है असतो मा सद्गमय सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो असतो मा सद्गमय की जो सूक्ति है वो बृहदारण्य उपनिषद से ली गई है। असतो मा सद्गमय की सूक्ति जो है वो बृहदारण्य उपनिषद से ली गई है। और कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच के वाद विवाद को का वर्णन किया गया है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद से लिया गया है तो कठोपनिषद से। और असतो मा सद्गमय वाली लाइन जो है वो कहाँ से ली गई है? तो बृहदारण्य उपनिषद से। बृहदारण्य उपनिषद से असतो मा सद्गमय लिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय किस द्वीप पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क के पास मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क के पास मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए का मुख्यालय किस द्वीप पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय जो है वो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति है वो राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। इसके साथ साथ राष्ट्रपति जो है आपात उपबंधों से संबंधित विषयों पर और वित्तीय मामलों में भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रपति किन मामलों में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है तो राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। आपात उपबंधों के संबंध में भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। और वित्तीय विषयों पर भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि ब्लू माउंटेन पीक कहाँ है? तो ब्लू माउंटेन पीक जो है वो मिजोरम में है। ब्लू माउंटेन पीक मिजोरम में स्थित है। ब्लू माउंटेन पीक कहाँ है? तो ब्लू माउंटेन पीक मिजोरम में स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? जरा सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीन मफलर होता क्या है। जब आप किसी सड़क से जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि सड़कों के दोनों तरफ वृक्षों और झाड़ियों की कतारें लगाई हुई होती हैं। वृक्षों और झाड़ियों की कतारें लगाई गई होती हैं। तो इन्हीं वृक्षों और झाड़ियों की कतारों को हम लोग ग्रीन मफलर कहते हैं। अब इसका यूज देखते हैं क्या है। जब इस सड़क से गाड़ियां गुजरती हैं बहुत सारी तो बहुत सारा ध्वनि प्रदूषण होता है, बहुत सारा शोर पैदा होता है। तो इस ध्वनि प्रदूषण को अवशोषित करने के लिए इन वृक्षों और झाड़ियों को लगाया जाता है ताकि वो वृक्ष और झाड़ियां जो हैं वो इस ध्वनि को अवशोषित कर ले और सड़क के दूसरे तरफ रहने वाले बाकी लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो इसी कार्य के लिए ये जो
पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उनको हम लोग ग्रीन मफलर कहते हैं। और ग्रीन मफलर का जो मूल कार्य है वो सड़क पे उत्पन्न होने वाली ध्वनि प्रदूषण को अवशोषित करना है। तो यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। तो ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण को अवशोषित करने से है, यानी ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है। और आपसे अगर कोई पूछे कि ग्रीन मफलर होता क्या है, तो एक सड़क के दोनों तरफ लगाई गई वृक्षों की कतारों को ग्रीन मफलर कहा जाता है। एक सड़क के दोनों तरफ लगाई गई वृक्षों की कतारों को ग्रीन मफलर कहा जाता है। तो यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। तो ग्रीन मफलर का संबंध जो है वो ध्वनि प्रदूषण से है। हमारा आंसर होगा ग्रीन मफलर का संबंध जो है वो ध्वनि प्रदूषण से है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है मीराबाई चानू का किस खेल से संबंधित है। तो मीराबाई चानू जो है वो एक वेट लिफ्टर है, यानी मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टिंग से है। मीराबाई चानू का संबंध जो है वो किससे है। तो मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टिंग से है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है। तो फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी के अंतर्गत। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं। तो वेदांतम सत्यनारायण जो है वो कुचिपुड़ी के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं। वेदांतम सत्यनारायण, इस नाम को याद रखिएगा, एसएससी और रेलवे कई बार इस नाम को पूछ चुका है कि वेदांतम सत्यनारायण का संबंध किस नृत्य से है। तो वेदांतम सत्यनारायण का संबंध कुचिपुड़ी से है। कुचिपुड़ी से है और वेदांतम सत्यनारायण कुचिपुड़ी के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और वेदांतम सत्यनारायण का संबंध जो है वो कुचिपुड़ी से है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस देवता को समर्पित है। तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो भगवान शिव को समर्पित है। एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं वो भगवान शिव को समर्पित है। अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज मंत्रिपरिषद किस शासक के दरबार में रहते थे। तो अष्टदिग्गज का जो नाम है वो कृष्णदेव राय से संबंधित है। कृष्णदेव राय का जो मंत्रिपरिषद था उसको अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय का जो मंत्रिपरिषद था उसको अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे। विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कुल 4 वंशों ने शासन किया था। ये 4 वंशों का नाम अक्सर एसएससी या रेलवे के एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, तो आप इन 4 वंशों का नाम याद रखेंगे। ये वंश है संगम वंश, तुलु वंश और अरविडु वंश। एक बार फिर से, संगम वंश, उसके बाद बारी आएगी सुलु वंश की, तुलु वंश, उसके बाद तुलु और उसके बाद अरविडु। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 वंशों ने शासन किया, संगम वंश, तुलु वंश और अरविडु वंश। और कृष्णदेव राय का संबंध जो था वो भी पूछ लिया जाता है, तो कृष्णदेव राय का संबंध तुलु वंश से था। कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था। तो तुलु वंश से। कृष्णदेव राय का संबंध तुलु वंश से था। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अष्टदिग्गज नाम का जो मंत्रिपरिषद था वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करता था। कृष्णदेव राय का जो संबंध है वो तुलु वंश से था। कृष्णदेव राय का संबंध तुलु वंश से था और कृष्णदेव राय 1509 से लेकर 1529 तक शासन करते हैं। कृष्णदेव राय का अगर शासनकाल पूछे तो आपको आंसर करना है 1509 से लेकर 1529 तक। कृष्णदेव राय का शासनकाल था 1509 से 1529 तक। कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था। तो तुलु वंश से। किस वंश से था। तुलु वंश से। और अष्ट दिग्गज जो है वो किसके दरबार में रहा करते थे। तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि तेनालीराम का संबंध किससे था। तो तेनालीराम जो थे वो भी कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाता है 1936 में। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। इसका गठन होता है लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती करते हैं।
और इसके जो पहले सचिव बनाए जाते हैं वो एनजी रंगा को बनाया जाता है। इसके जो पहले सचिव बनाए जाते हैं वो एनजी रंगा को बनाया जाता है। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछता है। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सचिव कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सचिव एनजी रंगा थे। और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में होता है। कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। कब होता है? 1936 में होता है। और अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सचिव कौन बनते हैं? तो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सचिव एनजी रंगा बनते हैं, एनजी रंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और ये राष्ट्रीय आय आई थी 20 रुपये, 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। तो सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इन्होंने जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया था वो आया था 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, यानी एक व्यक्ति एक साल में 20 रुपये कमाता था। और इसके साथ ही दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी पुस्तक का नाम आप ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की प्रमुख पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, यानी दादा भाई नौरोजी का जो उपनाम था वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया था। और इन्होंने जो प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी वो 20 रुपये प्रति व्यक्ति थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग नहर कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग नहर है वो स्वेज नहर है। विश्व की जो सबसे प्रमुख शिपिंग नहर है वो स्वेज नहर है। स्वेज नहर जो है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किस किस को जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, स्वेज नहर जो है वो किसको किसको जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर को कब खोला गया था? तो 1869 में ओपन किया गया था। और स्वेज नहर किस देश में है? तो स्वेज नहर जो है वो मिस्र में है। स्वेज नहर जो है वो मिस्र में है। स्वेज नहर के दोनों तरफ 2 बंदरगाह हैं, इनमें से एक का नाम पोर्ट स्वेज और एक का नाम पोर्ट सईद है। ध्यान रखिएगा, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर 2 बंदरगाह हैं, जिसमें से एक का नाम पोर्ट स्वेज, एक का नाम पोर्ट सईद है। स्वेज नहर जो है वो मिस्र में है। स्वेज नहर को 1869 में खोला गया था। और स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किसको किससे जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और विश्व की सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग नहर जो है वो स्वेज नहर ही है। विश्व की सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग नहर स्वेज नहर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक को क्या कहा जाता है? तो भीलों का जो सबसे प्रसिद्ध लोक नाटक है उसको गवरी कहा जाता है। भीलों का सबसे प्रसिद्ध लोक नाटक जो है वो गवरी कहलाता है। क्या कहलाता है? गवरी कहलाता है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है वो शिवरमन समिति की सिफारिश पर की जाती है। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की जाती है। और नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर होती है। इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।